नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसमें कि साथियों आप देखेंगे तो आपका जो नया एडिशन आपका लॉन्च किया गया है, इसका सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इसका एक सेट ऑलरेडी आपको कल अपलोड कर दिया गया है। जो कैंडिडेट क्या है कि इसका कंप्लीटली जो आपका नया एडिशन अभी आपका लॉन्च किया गया है, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से आपका पूरा आपका ऑल ओवर आपका जो आपका 1 अक्टूबर को एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, तो इसके बेसिस पर यहाँ पर आपका क्या है कि कंप्लीटली आपका मटेरियल्स प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि आपका लेटेस्ट में भी आपका 10 आपका सेट आपका लॉन्च किया गया है। इसका कंप्लीटली क्या है कि जितनी भी आपका क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया है, ये सारा आपका सिलेक्टिव आपको दिया गया है। तो आप सभी लोगों को जो है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाना है। बाकी आप देखेंगे तो सेशन वाइज आपका टेस्ट चल रहा है आपका सिलेक्टिव क्वेश्चंस का, तो आप सभी लोग इसका अवश्य जो है लगाएंगे। तो आइए साथियों क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और मैं आपको पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कर दूं कि जो कैंडिडेट सीरियस रूप से क्या है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सेट लगाना चाहते हैं, या फिर आप देखेंगे तो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के थ्रू बराबर आपका टॉपिक को कवर किया गया है, यहाँ से क्या है कि आपका निचोड़ प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो सेशन वाइज में कंप्लीटली आपका 75 क्वेश्चंस करके आपका टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि देखेंगे तो सिलेक्टिव क्वेश्चंस का जो कि मॉर्निंग में आपको दे भी दिया गया है, और इसका आंसर शीट आपको मिल जाएगा विद डिस्कशन के साथ। तो बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग इसको लगाएंगे। इसके अलावा फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा। ये देखिए इस ग्रुप का विशेषता आपका क्या क्या है, तो आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या है कि डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर फुल लेंथ आपको प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा 100 क्वेश्चंस का, जिसमें कि विद आपको डिस्कशन के साथ बेहतरीन तरीके से आप इसको लगाएंगे और खुद को आप जज भी कर पाएंगे कि कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। और देखिए सभी सेट में आपको 70+ आपको टारगेट आपको लेकर के चलना है, तभी आपके फाइनली आप क्वालिफाई होगा। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्या है कि अलग अलग संस्थान में जो भी आपका क्या है कि ऑफलाइन आपका क्लास आपका चलता है, टारगेट बेच आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्लीटली इसका नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑफलाइन अगर बात करेंगे तो ऑफलाइन का कंप्लीटली आपको मटेरियल्स मिल जाएगा, प्लस ऑनलाइन का A to Z आपको सारी चीज़ें आपको जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा साथियों देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट में आपका जो भी आपका बुक है, जैसे कि आप देखेंगे तो खान सर हो, या फिर आपका क्राउन हो, यूनिक पब्लिकेशन हो, SK झा हो, या फिर एडिटोरिया हो, या फिर आपका किरण पब्लिकेशन हो, या फिर आपका ज्ञान बिंदु GS अकेडमी हो, तो ऑल ओवर जितनी भी आपका बुक्स आपका इसका कंप्लीटली आपको A to Z आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। एक सिस्टमेटिक तरीका से आप लोग जो है डेली बेसिस पर इसको लगा पाएंगे। अपकमिंग जो भी आपका बुक है इसका कंप्लीटली मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा। इस ग्रुप का 51 रुपया आपका फी रखा गया है। इतना आपको पेमेंट करके जो है ऐड होना है। उसके आप देखेंगे तो जितनी भी आपका मटेरियल्स प्रोवाइड किया गया है ये सारे आपके कॉस्टली है। खास करके आप नोट्स देखेंगे तो सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका है, जो टू द पैटर्न और टू द पॉइंट आपके सारे मिलेंगे, A to Z आपको मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट को ऐड होना है तो आपको सिंपली जो है इस नंबर पर आपको SMS या कॉल करके आपको इंक्वायरी लेना है, या फिर आप व्हाट्सएप पर बिहार पुलिस कांस्टेबल लिख करके आपको SMS करना है। ग्रुप पर आपको फाइनली ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो आइए साथियों क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि व्हाट इज द सिंबल कॉल्ड। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो आपको सिंबल दिया गया है इस प्रकार से आपको बताना है कि ये किन चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन आपका C करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कहा जा रहा है कि ओमिटेड पार्ट यानी कि डैश देखेंगे तो दिया गया है डॉट 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 इज ऑल्सो नॉन एज। तो देखिए फ्रेंड्स से बताना है कि जो आपका डॉट 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 दिया गया है ये किन चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है एलिप्सिस का प्रयोग यानी कि जो आपका इंडिकेट करता है। ऑप्शन आपका B करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी आउटपुट के अंतर्गत क्या आपका आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिया गया है बार कोड रीडर। तो ये हमारा जो भी है ये आपका इनपुट के अंतर्गत आता है। तो हमें बताना है आउटपुट क्या है। देखेंगे तो पंच कार्ड का रीडर ये सभी हमारा जो है इनपुट का उदाहरण है। ऑप्टिकल मार्क रीडर देखेंगे तो ये सभी हमारा इनपुट के अंतर्गत आता है। आउटपुट में आप देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर, जो कि आउटपुट के अंतर्गत आपके आएंगे। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस पतन का नाम है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग इसका। तो साथियों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस पतन का नाम है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नहावा सेवा, यानी कि ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विश्व की सबसे पुरानी जनजाति किसे माना जाता है। देखिए साथियों भारत के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी समुदाय वाला जो जनजाति है आपका भील जनजाति है, जबकि सबसे पुराना जनजाति की बात करेंगे तो ये आपका जो है जारवा जनजाति हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है C करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की कहा जा रहा है कि विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार किसने किया। चलिए इसका आंसर करेंगे कि भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार किसने प्रस्तुत किया था। तो साथियों याद रखेंगे ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा C करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो संविधान
कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे। देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में आपका रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे, ये आपको नंबर बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे टोटल आप देखेंगे तो 299 थे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन कहा जा रहा है कि आपातकाल संबंधी उपबंध दिया गया है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग इसका। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 18 के अंतर्गत दिया गया है। जबकि आपातकाल की जो घोषणा किया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है आर्टिकल 352 के तहत। तो आर्टिकल यहाँ से आपको याद रखना है। इसके अलावा साथियों आप देखेंगे तो भारत में अभी तक टोटल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है, जिसमें कि आप देखेंगे तो 1962 में भारत और चाइना के युद्ध के समय किया गया है। जबकि दूसरी बार देखेंगे तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय किया गया है। जबकि तीसरी बार देखेंगे तो आंतरिक अशांति के कारण से इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 में आपका लगाया गया था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो भारत में टोटल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया है और ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और ये जो आपका किया जाता है आर्टिकल 352 के तहत किया जाता है। तो इतने फैक्ट को साथियों याद रखेंगे। ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि संविधान के किस भाग में आपातकाल संबंधी उपबंध दिया गया है। तो यह आर्टिकल हमारा 18 के अंतर्गत दिया गया है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचित मंडल के सदस्यों के संबंध में सही कथन क्या है। चलिए यहाँ पर साथियों आप देखेंगे तो बताना है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कहा जा रहा है कि निर्वाचन मंडल के सदस्यों के संबंध में सही कथन क्या है। तो सभी ऑप्शन को पहले आप लोग पढ़िए। तो दिया गया यहाँ पर आपका अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका कूट वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है। जैसा कि आप देख पाएंगे कूट आपके सामने दिया गया है, इसका आंसर पहले आपको लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निर्वाचन मंडल में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला आप देखेंगे तो निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो बिल्कुल आपका ऑथेंटिक आपका फैक्ट दिया गया है। इसके अलावा देखेंगे तो निर्वाचित मंडल में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। तो ये आपका गलत है। निर्वाचन मंडल में राज्य विधान सभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो ये आपका करेक्ट दिया गया है। इस प्रकार से 2 और 4 आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो देखेंगे तो ये जितनी भी आपको दिया गया है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो आपका है ये मुख्य रूप से आप देखेंगे तो नेपाल को टच करती है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। चलिए इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ये आपका हो जाएगा बरहगिरी से होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे इसे क्या कहा जाता है। आंसर करेंगे आप सभी लोग पहले। साथियों यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो प्रश्न जो दिया गया है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से आपका होता है। तो साथियों याद रखेंगे नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा, अमरकंटक से होता है। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ये आपको पर पूछा रहे। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे लू कहा जाता है। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। चलिए आंसर लगाएंगे साथियों आप सभी लोग। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है। तो इसे हम लोग कहते हैं जो है आपका जिंदगढ़। ध्यान रखेंगे जिंदगढ़ा कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो दिया गया यहाँ पर आपका 3i, इसे हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं, का स्क्वायर का मान बताना है। तो इसको सिंपली आपको देखिए कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आप सभी लोग इसका कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसको अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करें तो ध्यान रखेंगे इसका आपका क्या हो जाएगा। ये आपका 9 आपका जो आपका फैक्टोरियल दिया गया है इसका आपका स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि कंडीशन आपका जो हमारा आई स्क्वायर होता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि जो हमारा आई स्क्वायर होता है इसका वैल्यू देखेंगे तो ये आपका -1 होता है। इसका वैल्यू फिक्स होता है, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। जबकि आप देखेंगे तो सिर्फ अगर आपका आई के फॉर्म में रहता है तो इसे हम लोग कहते हैं काल्पनिक। ध्यान रखेंगे क्या कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो अगर आई क्यू के फॉर्म में रहता है तो इसका वैल्यू जो आपका होता है माइनस आपका
आई के बराबर होता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है 9 आई का स्क्वायर आपको दिया गया है, जिसे हम लोग फैक्टोरियल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका 9 इंटू आपका आई स्क्वायर का मान जो होता है ये आपका -1 होता है। तो सिंपली -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका -9 आपका हो जाएगा, यानी कि बी आपका जो दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि लॉग बेस ए एक्स बाई वाई किसके बराबर है। चलिए लगाएंगे इसका आंसर आप सभी लोग। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉग एक्स बेस ए माइनस लॉग वाई बेस ए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि बंगाल के नवाबों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है। चलिए आंसर लगाएंगे इसका, कौन सा विकल्प सही है। देखिए कालक्रमानुसार अगर आप सभी लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको डेट आपको एग्जैक्ट आपको याद होने चाहिए। जैसा कि साथियों हम बात करेंगे कि जो आपका मुर्शीद कुली खान दिया गया है, इसका शासनकाल आप सभी लोग अगर देखेंगे तो ये आपका जो है 1717 से, ध्यान रखेंगे फिर 1717 से 1700 आपका 27 आपका रहा था। इसके अलावा मीर जाफर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मीर जाफर का जो आपका कार्यकाल रहा था आपका, ये आपका 1757 से 1760 रहा था। ध्यान रखेंगे 1700 आपका 57 से आपका जो है 1700 आपका 60 रहा था। इसके अलावा आप सभी लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है सिराजुद्दौला। देखिए इसका अगर आप सभी लोग देखेंगे तो ये आपका 1756 से 57 रहा था। तो 1700 आपको 56 से आपका यहाँ पर आपका 57 हो जाएगा। इसके अलावा साथियों आप देखेंगे तो अली आपका वर्दी खान दिया गया है। अली वर्दी खान की दोस्तों बात करेंगे तो 1740 से 56 रहा था। कितना रहा था आपका 1700 आपका 40 से आपका जो है आपका 56 रहा था। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अब देखिए आपको सिस्टमेटिक तरीका से इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर साथियों देखेंगे तो पहले हमारा जो है 1 आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, जो कि 1700 आपका 40 वाला, तो 2 4 हो जाएगा। फिर आपका देखेंगे तो 2 और आपका 3 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अरेंज करना है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा जा रहा है कि नारा दिया गया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो देखिए किनके द्वारा कहा गया था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। तो डी आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ये देखिए आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बक्सर का युद्ध आपका कब हुआ था। तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपका 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ध्यान रखेंगे अंग्रेजों और जो है मीर कासिम के बीच जो है आपका ये युद्ध को लड़ा गया था 1764 में। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों औद्योगिकरण एवं मशीनों की खरीद पर किया जाने वाला व्यय है। चलिए आंसर लगाएंगे, औद्योगिकरण और मशीनों पर खरीद किया जाने वाला व्यय क्या है। तो देखिए 19 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पूंजीगत व्यय। बी आपका फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। देखिए मुद्रास्फीति में जो मुद्रा होता है रुपया होता है, इसका अब मूल्यन होता है और आप बताना है कि यहाँ पर जो है मुख्य रूप से लाभ किसको होता है। तो ये आपके ऋणी व्यक्ति को होता है, यानी कि बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। देखिए यहाँ पर दिया गया है, कहा जा रहा है कि गो थ्रू द कहा जा रहा है कि लेटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है इसका जो है पैसिव आपका वॉइस क्या होगा। तो देखिए इसको सिंपली अगर कन्वर्ट करें तो आपका हो जाएगा यू आर टोल्ड गो थ्रू द लेटर। सी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि द नाउन ऑफ कहा जा रहा है कि अवॉइड। तो इसके लिए बताना है आपका नाउन क्या होगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अवॉइडेंस। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि राष्ट्रीय आय क्या है। चलिए इसका आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो देखिए दोस्तों जो राष्ट्रीय आय है यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का जो धन मूल्य होता है इसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत की पहली जल स्रोतों की गणना कहा जा रहा है कि के अनुसार किस राज्य में झीलों की सर्वाधिक संख्या है। देखिए साथियों झील के मैटर में आप देखेंगे तो पहला नंबर पर तमिलनाडु आता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भारत की जो है पहली जल स्रोतों की जनगणना के अकॉर्डिंग यानी गणना के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो सबसे जो आपका अग्रणी राज्य आया है ये आपका तमिलनाडु आया है। ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया हाल ही में जारी नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचांक रिपोर्ट में बड़े राज्यों में किस राज्य का स्थान अंतिम रहा है। तो 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार का
अंतिम रहा है ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे कि नीति आयोग जो आपका है, ध्यान रखेंगे योजना आयोग की जगह पर लाया गया है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था, जबकि इसके जगह पर देखेंगे तो नीति आयोग का जो स्थापना किया गया है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लाया गया है, तो जिसका कि अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है। तो चलिए इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए अभी 4 स्वर्ण पदक जीता है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन नर जनन तंत्र नहीं है। चलिए इसका आंसर लगाएंगे, कौन सा नर जनन तंत्र नहीं है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी। देखिए ये जो आपका होता है स्त्री का भाग होता है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए इसे कहा जाता है सवाना, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के कौन से जीव मंडल कहा जा रहा है कि निचय विश्व के जीव मंडल नीचियों में शामिल नहीं है। तो देखिए 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानस नहीं है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चंस का लेवल भी रखा गया है, तो आप सभी लोग सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे ध्यानपूर्वक। भारत के कौन से जीवन कहा जा रहा है कि जीव मंडल कहा जा रहा है कि निचय विश्व के जीव मंडल नीचियों में शामिल नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षौभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे इसका आप सभी लोग। तो देखिए क्षौभ मंडल की जो है औसत ऊंचाई कितनी है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षौभ मंडल की टोटल ऊंचाई। आप देखेंगे साथियों तो ये लगभग आपका जो है 40 किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे क्षौभ मंडल की टोटल ऊंचाई अप्रॉक्स आप देखेंगे तो ये आपका 40 किलोमीटर के करीब है, बट ऑप्शन में देखेंगे तो इस प्रकार से कहीं नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि मैं निर्भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवयित्री की है। तो देखिए आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा की है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है साथियों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जाता है। आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। तो ये देखिए आपका जो है नागार्जुन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। किसे कहा जा रहा है नई कविता का कवि नहीं कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि उसकी माताजी बीमार है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो देखेंगे तो इसमें आपका मुख्य रूप से क्या होता है। तो मुख्य रूप से आपका साथियों कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के उद्देश्य से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आंसर करेंगे आप सभी लोग। मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका जो है फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। चलिए आंसर बताएंगे, कौन सी घटना ध्वनि तरंगों के द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुवन की घटना, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक को पहचानिए। चलिए बताएंगे आप सभी लोग असंतृप्त क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देखेंगे तो संतृप्त का जो उदाहरण है हमारा पहला आपका मीथेन हो जाता है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला उदाहरण है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त है, इसको पहचानना है। तो यहाँ पर आप साथियों देखेंगे तो ऑप्शन आपका जो है देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है पहला देखेंगे तो प्रोपेन दिया गया है। तो जैसा कि एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो जो आपका मेथेन एथेन प्रोपेन होता है, जिसे कि C3H आपका 8 लिखा जाता है। इसको अगर आप सभी लोग इसको अगर डिफाइन करें तो इसका आप देखेंगे तो ये आपका बिल्कुल आपका जो है सभी को ये आपका फुलफिल करता है। आपको 8 आपको जो हाइड्रोजन आपको लगाना है, इस प्रकार से आप सभी लोग इसको लगाएंगे 8 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ये आपका संतृप्त के अंतर्गत आएगा। साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो प्रोपीन दिया गया है, ये आपका संतृप्त के अंतर्गत नहीं असंतृप्त है, तो ये आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा साथियों अगर आप आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया है प्रोपाइन। जैसा कि साथियों देखेंगे तो प्रोपाइन जो आपका है ये भी आपका
असंतृप्त के अंतर्गत आपका आएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है क्लोरोप्रोपेन, तो ये हमारा जो है संतृप्त के अंतर्गत आएगा। तो असंतृप्त की अगर हम बात करेंगे तो असंतृप्त के अंतर्गत आपका प्रोपाइन और आपका प्रोपीन आएगा, और इस प्रकार से ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं। चलिए आंसर बताएंगे आप सभी लोग, किसमें एंजाइम नहीं होते हैं। तो देखिए आपका विषाणु जो दिया गया है इसमें आपका एंजाइम नहीं होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि अपने आप यह काम सीख लूँगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप यह काम सीख लूँगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम क्या है। तो आप देखेंगे तो आप, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो देखिए कर्म के आधार पर क्रिया का दो भेद होता है, एक आपका सकर्मक क्रिया और दूसरा आपका अकर्मक क्रिया होता है। तो ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सदा एक सा रहना कहा जा रहा है कि भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकगीति है। सदा एक सा रहना, इसके लिए बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढाक के तीन पात, यानी कि बी आपका इसके लिए एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, हिंदी के सेशन से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, जो काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा में किस ईंधन का प्रयोग किया गया था। तो साथियों याद रखेंगे, भारत में पहला जो नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा है इसकी स्थापना 1956 में किया गया था, और ये भारत का पहला परमाणु रिएक्टर यानी नाभिकीय रिएक्टर था, जिसमें कि साथियों देखेंगे तो किस ईंधन का प्रयोग किया गया था। तो इसमें आपका जो है संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग किया गया था, और मैक्सिमम देखेंगे तो रिएक्टर में आपका यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। तो फैक्ट सहित आपको याद रखना है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो जैसा कि साथियों आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है भंजन, ठीक है। तो भंजन की साथियों अगर बात करेंगे तो भंजन जो आपका होता है, भंजन आपका पेट्रोलियम से आपका संबंधित होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो चलिए यहाँ पर आपको दिया गया है, तो भंजन की दोस्तों अगर बात कर ले तो भंजन आपका जो है पेट्रोलियम से आपका संबंधित है, तो ये आपका चला जाएगा पेट्रोलियम के साथ। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको दिया गया है प्रगलन, प्रगलन जो आपका है ये आपका ताम्र के साथ चला जाएगा। इसके अलावा देखेंगे तो हाइड्रोजनीकरण दिया गया है, हाइड्रोजनीकरण में खाद्य वसा का जो हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, जैसे वनस्पति घी का निर्माण करना है, तो ये आपका हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप किया जाता है। तो यहाँ पर आपका देखेंगे 4 के साथ चला जाएगा। वल्कनीकरण में देखेंगे तो रबड़ का वल्कनीकरण किया जाता है, जिसमें कि सल्फर मिला करके रबड़ को दृढ़ बनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आप सभी लोग जो है मैच करके स्क्रीनशॉट लेंगे, और इसका यहाँ पर आपका जो है कूट दिया गया है, तो कूट का सिंपली आपको मैच करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है। आंसर लगाएंगे साथियों आप सभी लोग, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। देखिए माध्यम के जब टेम्परेचर आपका बढ़ता है तो ऐसे केस में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जो है प्रकाश की गति, तो साथियों प्रकाश का गति किसी भी माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, वैसा ही रहता है। प्रकाश जो आपका एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश का जो वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, सी करेक्ट हो जाएगा। सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस देते हैं। तो जैसे कि साथियों एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जैसे सपोज दैट कि आपका जिंक है, और इसको अगर आप जो है क्या है कि अम्ल से अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर आपका जिंक क्लोराइड ZnCl बन जाएगा, प्लस आप देखेंगे तो आपका हाइड्रोजन गैस आपका जो है मुक्त हो जाएगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जब भी कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आपका जो है मुक्त होता है। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि साइलेंट कहा जा रहा है कि जो है विहशील का संबंध किससे है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग इसका। तो देखिए आपका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा पराश्रवी तरंग से। ध्यान रखेंगे, कहा जा रहा है कि साइलेंट विहशील का संबंध किससे है, तो पराश्रवी तरंग से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों याद रखेंगे जो हमारा पराश्रवी तरंग है ये 20,000 हर्ज से जो है आपके अधिक जो हमारे ध्वनि होते हैं
इसे हम लोग जो है पराश्रवी कहते हैं। ध्यान रखेंगे 20 हर्ज से 20,000 हर्ज से अधिक ध्वनि को हम लोग पराश्रवी कहते हैं, जबकि आप देखेंगे तो जो 20 हर्ज आपका ध्वनि है इससे कम की ध्वनि को हम लोग जो है अपश्रवी ध्वनि कहते हैं। तो साथ ही याद रखेंगे मनुष्य का जो श्रव्यता सीमा है ये आपका कितना है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका जो है 20 हर्ज से लेकर के आपका 20,000 हर्ज की जो ध्वनि सीमा आपका है इसे हम लोग श्रव्यता सीमा कहते हैं, श्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा RH कारक कहा जा रहा है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जा रहा है कि फीटल्स रोग से संबंधित है। आंसर इसका लगाएंगे आप सभी लोग। प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा RH कारक एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जा रहा है कि फीटल्स से संबंधित रोग है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिता RH प्लस माता RH माइनस। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। तो देखिए जो भी क्वेश्चंस का लेवल आपको दिया गया है इसको बेहतरीन तरीका से प्रिपेयर रखेंगे, क्योंकि नया एडिशन है। 1 अक्टूबर के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन आपका अरेंज किया गया है। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट देखेंगे। तो प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित है। तो देखिए मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी का निर्माण किया था ये परमाणु भार के जो है बढ़ते क्रम में इन्होंने जो है तत्वों को लगाया था। तो सी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त होता है, इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का। चलिए आंसर इसका लगाएंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है। आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। पेट में भोजन पचने के लिए किसकी आवश्यकता खास होती है, तो यह आपका HCl होता है, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट हमारा आंसर आपका हो जाएगा एंजाइम। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये एंजाइम की क्रियाविधि को तेज कर देती है। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि शरीर के थर्मोस्टेट यानी ताप स्थिरांक का मान कहा जा रहा है कि काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है, तो इसे हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि सवाल मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है। देखिए साथियों सवाल की अगर बात करेंगे तो ये आपका जो है थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन अस्थि रोग है। साथियों अस्थि रोग की अगर बात करेंगे तो ये आपका जो है देखेंगे तो आपको दिया गया है ऑस्टियो मलेशिया एवं रिकेट्स दिया गया है, तो ये हमारा अस्थि रोग है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस दिया गया है, ये भी अस्थि रोग है। इसके अलावा संधि आप शोध देखेंगे तो ये भी आपका अस्थि रोग है। तो इनमें से आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। ये जितनी भी आपको दिया गया है ये सभी आपके अस्थि रोग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि यूरेसिल किस में पाया जाता है। आंसर लगाएंगे दोस्तों आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि यूरेसिल किस में पाया जाता है। तो देखिए 56 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। RNA में यूरेसिल पाया जाता है। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है किसी पत्थर को किसी भवन की छत के किनारे से गिराया जाता है, यदि वह 2 मीटर ऊंची खिड़की को 0.1 सेकेंड में पार करे तो खिड़की के ऊपरी किनारे से छत कितना ऊपर है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए साथियों इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग जो है सिंपली जो फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें हाइट निकालना है और हाइट के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे UT। ध्यान रखेंगे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो U का मान अगर आप सभी लोग देखें तो U यहाँ पर क्या है कि आपका U का देख लीजिए प्रारंभिक आपको कितना दिया गया है। तो जैसे कि दोस्तों देखेंगे तो U ही हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको देखिए सिंपली क्या करना है कि H के जगह पर हम लोग यहाँ पर 2 को रखेंगे, U इंटू आपका T हो जाएगा। T के जगह पर देखेंगे तो 0.1 सेकेंड प्लस 1/2 और यहाँ पर देखेंगे तो A। देखिए कोई भी वस्तु को जब ऊपर रखा जाता है तो यहाँ पर हम लोग G को लेते हैं और G का मान यहाँ पर हम लोग जो है 9.8 के करीब लेते हैं, तो 9.1 रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका T कितना दिया गया है, तो T आपका 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, फाइनली इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर आपका निकल करके आएगा ये लगभग आपका देखेंगे तो आपका 19.4 के करीब आ जाएगा। तो इसको आप सभी लोग जो है सॉल्व करेंगे, ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सोडियम को किस में
रख कर संचित किया जाता है? चलिए आंसर आप सभी लोग इसका करेंगे, सोडियम को किस में रख कर संचित किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, बताना है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसमें आप लोग चाहो तो भाग दे करके भी इसको जो है सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो फिर आपको क्रॉस में गुना करना है। गुना करने के बाद देखिए आपका ट्रिक पर फिर आपका चला जाएगा, आप सिंपली इसको डिवाइड ही करके जो है चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका सबसे छोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। अगला प्रश्न में यहाँ पर देखेंगे तो कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग दिया गया 120 है, बी और सी का योग दिया गया 130 है, तो कहा जा रहा है कि सी और ए का दिया गया 140 है, तो सी का अंक कितना है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर अगर सिंपली आप सभी लोग अगर देखें तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न में हमारा मेनली कहा जा रहा है कि ए प्लस बी को अगर आप सभी लोग देखें तो ये आपका कितना है 120 है। जबकि फ्रेंड्स अगर बी और सी की हम बात करेंगे कि बी और सी का कितना है, तो ये आपका यहाँ पर 130 दिया गया है। इसके अलावा सी प्लस आप ए को अगर बात करेंगे 140 दिया गया है। तो देखिए इसको अगर सिंपली हम लोग जोड़ दें अगर राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को, तो देखिए ए और ए जुटेगा तो आपका 2a होगा, बी और बी जुटेगा तो आपका 2b होगा, और सी जुटेगा तो आपका 2c होगा। यानी कि दो फिर आपका कॉमन आ जाएगा, और इस प्रकार से आपका a प्लस बी आपका प्लस सी इक्वल टू इधर अगर आप सभी लोग ऐड करेंगे तो देख लीजिए आप ऐड कीजिएगा तो इसका लगभग जो है यानी कि एग्जैक्ट अगर बात करेंगे तो आपका 390 आपका आ जाएगा। देखिए 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे फ्रेंड्स आप सभी लोग, ये आपका 195 बार में आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका निकल करके जो आपका आएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका 1 आपका जो है 95 आ जाएगा। अब देखिए साथ यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, सी का वैल्यू पूछा जा रहा है। ए बी का यहाँ पर देखेंगे तो वैल्यू दिया गया 120, तो ए बी की जगह पर रख करके उस पर जा करके माइनस करेंगे तो फाइनली आपका बी का वैल्यू निकल जाएगा। इसको आपको खुद से कैलकुलेट करना है। 60 का हमारा करेक्ट आंसर जो आएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि ए उस कार्य को अकेले 6 घंटों में, बी कहा जा रहा है कि उसको 5 घंटे में, और सी कहा जा रहा है कि उसे अकेले जो है कितने घंटे में करेगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो इसको देखिए सिंपली आपको जो है सॉल्व करना है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका 7/1/2। तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्या करना है कि देखिए कहा जा रहा है कि ए जो है किसी काम को 2 घंटे में करता है तो 1/2 हो जाएगा, प्लस बी देखिए कितने देर में कर रहा है तो 1/6 घंटे में, तो 1/6 घंटे में तो 1 आपका 6 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जो है आपका बी जो है आपका कहा जा रहा है कि जो है आपका ए उस कार्य को अकेले जो है आपका 6 घंटे में करता है, तो बी और कहा जा रहा है कि 5 घंटे में करता है, तो सी कितने घंटों में करेगा ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए साथ यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि ए बी सी और जो आपका है ए बी सी जो आपका तीनों दिया गया है ये आपका 2 घंटे में कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 आपका 2 हो जाएगा माइनस, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपका 1/6 प्लस आपका 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें से क्या है कि ऑल ओवर ए बी सी में से अगर आप लोग जो है ए और बी को अगर माइनस कर देंगे तो आपका सी वाला का आंसर आ जाएगा। तो इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए पैसेज आपको दिया गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 62 से लेकर के 64 तक आपको जो है यहाँ पर दिया गया है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपली इसको जो है कैलकुलेट आपको करना है, या सॉरी यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपको यहाँ पर दिया गया आपका पैसेज इसको रीड करना है, और आपको देखिए 64 तक आपको आंसर करना है। तो 64 तक आप सभी लोगों को जो है सिंपली यहाँ पर आपको आंसर करना है 60 आपको 2 से लेकर के। तो देखिए 62 का आपका आंसर आपका डी होगा, और जबकि 63 का आप सभी लोग देखेंगे तो ये आपका जो है 62 का देखेंगे तो इसमें आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो 64 का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ये आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी लोग जो है इसको पैसेज के जरिए जो है इसको सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, कहा जा रहा है कि जो है अर्पण किस राज्य की प्रमुख लोक कला है, ये आपको पर बताना है। देखिए जो आपका अर्पण है ये किस राज्य का प्रमुख लोक कला है, तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार का है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका जो जट आपका जटिन है ये आपका कहाँ का है, तो ये भी आपका बिहार का लोक नृत्य है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अगला प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि अल्लाह जो है अल्लारखा, कहा जा रहा है कि अल्लारखा खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक है। तो देखिए 66 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तबला वादक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपके लखनऊ के अंतर्गत है।
गन्ना उत्पादन में देखेंगे तो आपका जो है उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य है, और चीनी का कटोरा भी जो है यूपी को ही कहा जाता है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। इतने पॉइंट को यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है। देखिए साथियों, विजय घाट किसका समाधि स्थल है, तो ये लाल बहादुर शास्त्री का है। डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। चलिए आंसर बताएंगे आप सभी लोग। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो ये आपका 90 डिग्री होता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि सौर विकिरण मापने में किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर, ओडोमीटर, मैनोमीटर, पाई दिया गया है पर आपका पायरल, हेलियोमीटर। सौर विकिरण को मापने के लिए जो है आपका पायर हेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कमायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, इस वाक्यांश में किस प्रकार की अशुद्धि ये आपको पर बताना है। तो जैसा कि साथियों आप देखेंगे तो कमायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, इस वाक्यांश में किस प्रकार की अशुद्धि दिया गया है, तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्तनी संबंधी आपका एरर दिया गया है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कमायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, इस वाक्य में देखेंगे तो आपका बर्तनी आपका त्रुटि दिया गया है, उसकी आप रचयिता का प्रयोग जो है आपका गलत किया गया है। यहाँ पर आपका जो रचयिता आपको दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे तो रचयिता दिया गया है, जबकि यहाँ पर साथियों देखेंगे तो आपका होना चाहिए था रचयिता आपका होना चाहिए था। इस प्रकार से आपका यहाँ पर होना चाहिए था वर्ड आपका, जिसमें कि यहाँ पर आपका एरर दिया गया है, तो वर्तनी संबंधी आपको एरर दिया गया है। अगला प्रश्न आप दिया गया है कि कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। देखिए एक वचन में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो ये आपका माल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग कहते हैं विशेष। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीता यहाँ आ रही है। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस को आप समझिए, इजी क्वेश्चन इसलिए इसको रिवील नहीं करा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे कि आ रही है, तो आना जो आपका है ये आपका क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। ये आपका फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान डैश से गिरती है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो देखिए आपका एक समान त्वरण के साथ गिरती है। त्वरण का एसआई मात्रक ध्यान रखेंगे ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक में किसका सीधा प्रयोग होता है। तो देखिए इसमें आपका पास्कल का प्रयोग किया जाता है, तो बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये आप सभी लोगों को बताना है। देखिए जो हमारा स्थितिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी है आपका, इसका फॉर्मूला आपका होता है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी नहीं, आपका पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है mgh। आइए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आपका m का वैल्यू 10 दिया गया है, g आप देखेंगे तो 9.8 होता है, और जबकि h देखेंगे तो 10 मीटर दिया गया है। पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो 10 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 980 आपका जो है जूल हो जाएगा। इस प्रकार से अगर साथियों देखेंगे तो 980 जूल। ऑप्शन हमारा जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कोई धनराशि 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 1725 रुपया हो जाती है, तो 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर उतने ही समय में 1800 रुपया हो जाती है, तो धनराशि क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है इसका, और आपको आंसर इसका हिट करना है। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप सिंपली देखेंगे तो डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1700 आपका 25 था, यहाँ पर आपका 1800 हो गया है। डिफरेंस देखेंगे आप सभी लोग, तो ये आपका जो है 75 रुपया का आपका डिफरेंस है। अब देखिए साथ यहाँ पर देखेंगे तो 75 रुपया का आपका डिफरेंस है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि 75 रुपया का आपका डिफरेंस है, जबकि समय की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सॉरी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका परसेंटेज में अगर देखेंगे आप सभी लोग तो कितना का आपका डिफरेंस है, तो ये आपका 5 का है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर 5 रखेंगे। मूल राशि निकालना है तो सिंपली 100 से गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका जो है 15 × 5 = 75, 15 गुना 100 करेंगे तो आपका 1500 आ जाएगा, जिसमें कि आप साथियों देखेंगे तो ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 सेंटीमीटर है तो इसका
क्षेत्रफल कितना होगा ये आप सभी लोगों को बताना है। तो आइए साथियों हम लोग इसका जो है क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया गया है 6√2, तो इसका पूछा जा रहा है क्षेत्रफल क्या होगा ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल सिंपली हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो क्षेत्रफल आपका होता है भुजा स्क्वायर। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको भुजा जो है नहीं दिया गया है, तो सिंपली आप ऐसा करते हैं, इस प्रकार से एक आप वर्ग यहाँ पर बनाएंगे। इसका विकर्ण आपको दिया गया है, कितना दिया है, 6√2 दिया गया है। जबकि साथियों आप देखेंगे तो हमारा जो वर्ग का विकर्ण होता है, विकर्ण का आपका फॉर्मूला होता है √2 इंटू आपका ए होता है। तो जिसमें विकर्ण आपको दिया गया है 6√2 दिया गया है, और यहाँ पर आपका √2 ए होगा, √2 से √2 कटेगा आपका, तो ए बराबर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो आपका भुजा निकल करके आया है ये आपका कितना आ गया, आपका 6। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपका 36 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि अलग से सारा मैथमेटिक्स हम आपको सॉल्व करवाएंगे बेहतरीन तरीका से। यहाँ पर सेट पैटर्न पर आधारित दिया गया है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। अगला प्रश्न है कि एक आयताकार बगीचा 100 मीटर 80 जो है मीटर का है। ठीक है, उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है। उस रास्ते की चौड़ाई दिया गया है 10 मीटर। तदनुसार उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको पर पूछा रहा है। साथियों यहाँ पर देखिए जब भी कभी क्या होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाए और आपको ये कहा जाए कि बाहर रास्ता बना हुआ है, तो इसके लिए हम लोग सिंपली फॉर्मूला का यूज़ करते हैं 2a l प्लस b प्लस जो है 2a का यूज़ करते हैं। इस पर आप सभी लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। जिसमें कि फ्रेंड्स आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका l का मतलब चौड़ाई, b का मतलब l का मतलब लंबाई, b का मतलब चौड़ाई, और a का मतलब हुआ आपका रास्ते का चौड़ाई। तो इस प्रकार से इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए बगीचा आपका लंबाई दिया है, l के जगह पर 100, b के जगह पर 80 लगाएंगे और a के जगह पर 10। तो इतना आपको हिंस पर ही आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चंस में, इतना आपको ऑलरेडी आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है डी आपका आ जाएगा। तो इसको आप लोग सभी लोग जो है सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन कहा जा रहा है कि अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है। चलिए दोस्तों आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है। तो 81 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा काल्पनिक अथवा दोलनीय गति का उदाहरण नहीं है। चलिए आंसर लगाएंगे इसका आप सभी लोग, कौन सा निम्नलिखित में से जो है काल्पनिक या दोलनीय गति का उदाहरण नहीं है। तो 82 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा घड़ी के सुइयों की गति। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जो है सर्कुलर मोमेंटम में कार्य करती है। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो देखेंगे तो आपका मैथमेटिक्स दिया गया है, लेवल अच्छा है आपका मैथमेटिक्स का, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो साथियों आप देखेंगे तो ए का 60%। तो आइए हम लोग ए का जो है 60%, तो यहाँ पर आप चाहो तो परसेंटेज को आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, या तो फिर परसेंटेज के लिए इसमें आप 100 से यहाँ पर गुना कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्टली ऐसा करते हैं कि ए का 60%, तो आपका 60% हटाएंगे तो नीचे आपका 100 हो जाएगा। आप देखिए b इंटू आपका 3y आपका 4 दिया गया है। देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 बार में, 2 से करेंगे तो ये आपका 5 बार में कट जाएगा। अब देखिए साथ यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो a अपॉन आपका 5 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, तो आपका b बाय आपका 4 हो जाएगा। देखिए इसको क्रॉस में गुना कर लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 4a इक्वल टू 5b। क्या हो जाएगा आपका 4a इक्वल टू आपका 5b। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 5b। अब देखिए हमें ए बी का रेशियो पूछा जा रहा है, तो देखिए ए बी का हम जब रेशियो लिखेंगे तो ये आपका पलट जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5:4। 5:4 देखिएगा तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि एक फल विक्रेता ने x अमरूद y रुपये में खरीदा, और कहा जा रहा है कि y अमरूद x रुपये में बेचा, x ग्रेटर देन y हो तो सही विकल्प क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो यहाँ पर देखिए 84 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ये डायरेक्टली आपका जो है फॉर्मूला टाइप आपका है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला कौन सा प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है। तो देखिए 85 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोक्रोम, बी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया। देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड ये कब आपका प्रारंभ किया गया, केसीसी जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये आपका जो है 1998 में किया गया है किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत। निम्नलिखित में से कौन से वित्तीय समावेशन का लक्ष्य है। चलिए आंसर लगाएंगे, फ्रेंड्स आप सभी लोग कि कौन सा आपका जो है वित्तीय समावेशन का लक्ष्य है। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। बिना नगद प्रयुक्त के वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देना, बिल्कुल करेक्ट है।
अगला दिया गया है कि जो है प्रत्यक्ष निःशुल्क वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराना, तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके सारे स्टेटमेंट ऑथेंटिक दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। देखिए साथियों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो है आपका 1757 में हुआ था। ध्यान रखेंगे 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राजवंश तथा शासनकाल का मिलान गलत दिया गया है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सबसे पहले लोधी वंश का। तो देखिए लोधी वंश का जो शासनकाल है ये आपका कब से कब तक रहा है, तो दोस्तों याद रखेंगे लोधी वंश का जो है संस्थापक अगर आपको पूछेगा कि लोधी वंश का संस्थापक कौन है, तो ये आपका बहलोल लोधी है। जबकि यहाँ पर डायरेक्टली अगर आंसर की बात करेंगे तो ये सभी आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। लोधी वंश का दोस्तों देखेंगे तो आपका जो है 1451 से 1526 रहा है। जबकि फ्रेंड्स बात करेंगे तुगलक वंश का, तुगलक वंश आप देखिएगा तो दिया गया 1320 से आपका 1450 दिया गया है, जो कि गलत है। इसका आप देखेंगे तो 1414 से लेकर के 1400 आपका 51 था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। बाकी आपके सभी स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोग नोट डाउन कर लेना, या तो फिर आपको नोट्स में मिल जाएगा आपका ग्रुप पर ही, ठीक है, वहाँ पर कंप्लीटली आपको नोट्स मिल जाता है ये सभी आपका सिलेक्ट करके। तो वहाँ पर देखिए आपका क्या है कि जैसे कि फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि गुलाम वंश का जो है संस्थापक कौन था। तो देखिए अगर हम बात करेंगे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। ध्यान रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक था। जबकि दोस्तों बात करेंगे खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो खिलजी वंश का जो संस्थापक है ये आपका जो है फिरोज खिलजी था। ध्यान रखेंगे, या फिर बोल सकते हैं कि जलालुद्दीन आपका जो है फिरोज था आपका। इसके अलावा तुगलक वंश की साथियों हम बात कर लेंगे तो तुगलक वंश का जो संस्थापक है ये गयासुद्दीन तुगलक था। इसके अलावा साथियों लोधी वंश की अगर हम बात कर लेंगे तो लोधी वंश का आपका जो है बहलोल लोधी था इनका संस्थापक। तो इतने पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। और देखिए जो भी आपका टू द पैटर्न आपके क्वेश्चन है ये सारा कुछ आपका टू द पैटर्न और टू द पॉइंट आपको जो है ग्रुप पर आपको चलाए जा रहे हैं। तो ग्रुप में आप सभी लोग अवश्य जो है इस नंबर पर कॉल या SMS करके आपको जो है ऐड होना है, जिसमें कि आप बेहतरीन तरीका से A to Z आप सारे मटेरियल्स को जो है बेहतरीन तरीका से क्लियर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत में किस शहर को मक्का का जो है प्रस्थान द्वार कहा जाता था। चलिए आंसर लगाएंगे, भारत में किस शहर को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था। देखिए 19 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत को। सूरत गुजरात के अंतर्गत पड़ता है और ये ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। अकबर द्वारा कहा जा रहा है कि इबादत खाना की स्थापना कब किया गया था। चलिए आंसर लगाएंगे, अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना कब किया गया था। तो देखिए 91 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1575 में अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना कब किया गया था। तो ये आपका साथियों जो है 1575 में आपका किया गया था। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे तो आपका हस्तांतरित कृषि दिया गया है और आपका देश दिया गया है। तो देखिए सुमेलित की अगर हम बात करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप जैसा कि देखेंगे तो आपको दिया गया है रे और ये आपको दिया गया है जापान से। जबकि दोस्तों देखेंगे तो रे जो आपका है ये आपका जापान से दिया गया है। जबकि आप देखेंगे तो रे जो हमारा है प्रणाली ये आपका झूम से आपका संबंधित है, मतलब एक झूम जो कृषि है आपका इससे आपका संबंधित है। तो ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो कि आपका अमेरिका, मैक्सिको, वेनेजुएला से आपका संबंधित है, बट यहाँ पर आपको जापान दिया गया है तो गलत हो जाएगा। रोका आप देखेंगे तो ब्राज़ील से संबंधित है। जैसे कि आप देखेंगे तो लदांग दिया गया इंडोनेशिया से आपका संबंधित है। मिल्पा देखेंगे तो आपका मैक्सिको से, ये सभी आपका करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में किया गया था। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, स्वामी शाहजानंद ने किया था। ध्यान रखेंगे किसने किया था, तो स्वामी शाहजानंद ने सोनपुर जिले में किया था। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। प्रश्न में यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा कहा जा रहा है कि बिहार की साक्षरता दर कितना है। तो ये सभी आपके छपने लायक क्वेश्चन है। बिहार का साक्षरता दर कितना है, तो लगभग 61.8% है, बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कितना आपका है, तो 61 आपका 8% है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो देखिए दोस्तों 95 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 80 का 3 के तहत किया जाता है। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि एंग्लो इंडियन में टोटल 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आर्टिकल 80 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है। तो देखिए दोस्तों औसत कथन कौन सा दिया गया है, तो संसद का पहला घंटा शून्यकाल के लिए होता है, यही हमारा जो है गलत दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग,
ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, संसद का पहला घंटा जो है सो निकाल के दिया जाता है, तो ये आपका गलत है। इस दौरान जो है प्रश्न पूछने जाने के लिए जो है ये आपका दिया जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल नहीं है। और अनुच्छेद जो हमारा आर्टिकल 21 है, इसमें आप देखेंगे तो 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसी आर्टिकल के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन सा नहीं है, तो देखिए न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, ये हमारा जो राइट है ये आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं दिया गया है, तो ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखेंगे तो पानी का अधिकार, ठीक है, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार, या जो है निजता का अधिकार, ये सभी हमारा जितनी भी राइट्स है ये आपका आर्टिकल 28 के अंतर्गत आपका दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर बसा है। चलिए आंसर लगाएंगे, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपका अलकनंदा के किनारे बसा हुआ है, सी करेक्ट हो जाएगा। वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ पर है, वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ पर है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। अगला है कि गेंडा परियोजना कब शुरू किया गया। चलिए आंसर लगाएंगे इसका आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि गेंडा परियोजना को कब शुरू किया गया। देखिए दोस्तों, गेंडा परियोजना की बात करेंगे तो 1987 में शुरू किया गया है, तो डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कीजिए इन तीनों क्वेश्चंस को। कहा जा रहा है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो अलकनंदा के किनारे बसा हुआ है, सी करेक्ट हो जाएगा। वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ पर है, तो ये आपका प्रयागराज में है। गेंडा परियोजना को कब शुरू किया गया है, तो दोस्तों गेंडा परियोजना 1987 में शुरू किया गया है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली आप देखेंगे तो आपका क्या है कि जितने भी आपका 100 क्वेश्चन इस सेट में आपको दिया गया है, इसको मैंने कंप्लीटली आपको रिवील करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो, या फिर क्या होता है कि बाय द वे एक क्वेश्चन क्या होता है कि आपका मिस हो जाता है, उसके 100 क्वेश्चन कवर करने के बाद प्रेशर रहता है, और आप देखेंगे तो जो है एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपका एरर हो जाता है, ये बाय मिस्टेक ही आपका होता है रेयर केस में। आप देखेंगे तो ये रेयर केस में ही आपका होता है, एक क्वेश्चन आपका होता है, 2 क्वेश्चन तो ना के बराबर है। तो आप देखेंगे तो बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। बाकी आप सभी लोग जो है कितने एक्यूरेसी मेंटेन कर पाए हैं ये आप सभी लोगों को बताना है। जो कैंडिडेट फुल एंड प्रैक्टिस सेट या बेहतरीन तरीका से तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रुप को ज्वाइन करें। बाकी मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।